शुभ दिवस साथियों। आज मैं नीलम पंकज SRG मेरठ एक बार पुनः आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो साथियों, जैसे कि कल हमने बात की थी आधारशिला मॉड्यूल पर और अब हमारी ये वीडियो भी आधारशिला मॉड्यूल पर ही आधारित है। तो बात हम करेंगे फाउंडेशनल लर्निंग की अपनी इस वीडियो में। और जैसे कि लेट्स टेक द रिव्यू ऑफ यस्टरडेज वीडियो कि कल हमने बात की थी कि आधारशिला मॉड्यूल की संकल्पना क्यों की गई, कौन से ऐसे घटक थे, कौन से ऐसे कारक थे जिसको दृष्टिगत रखते हुए इसके निर्माण की आवश्यकता पड़ी। तो कल ये आपको बताया गया था पिछली वीडियो में कि जब हमारे सामने विद्यालय में विविध स्तर वाले छात्र छात्राएं आते हैं तो उनकी उस समस्या के कारण एक शिक्षक अपनी पूरी विषय वस्तु को भी उन तक संप्रेषित नहीं कर पाता और इस प्रकार से विभिन्न मानसिक स्तर वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाने को लेकर शिक्षक के समक्ष अनेकों चुनौतियां और अनेकों कठिनाइयां आती हैं। तो यहाँ हमने बात की थी कि जब हम पहले सर्वप्रथम एक शिक्षक को ये प्रयास करना चाहिए कि जब वो कक्षा में प्रवेश कर रहा है तो सबसे पहले एक निश्चित समयावधि में उसे बच्चों के मानसिक स्तर को आकलित करना चाहिए। जब वो बच्चों के मानसिक स्तर का आकलन कर लेगा, उस आकलन के पश्चात उसके लिए शिक्षण विधि का चयन करना बहुत सरल हो जाएगा। इसी बात को बच्चों का श्रेणीकरण किस प्रकार किया जाए और किस प्रकार एक ही कक्षा में विभिन्न स्तर वाले बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जाए, इसी तथ्य को आधारभूत तथ्य के रूप में रखा गया था ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में, रिमेडियल मॉड्यूल में। और यहाँ उसी तथ्य को और आगे विस्तारित स्वरूप देने का प्रयास किया गया है आधारशिला यानी फाउंडेशनल लर्निंग मॉड्यूल में। तो कल हमने बात की थी कि किस प्रकार से बच्चों के विजन को विस्तारित करने के लिए, उनको आगे बढ़कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने के लिए, उनके आधार को मजबूत बनाने के लिए इस मॉड्यूल की रचना की गई है। इस मॉड्यूल में ये कल हमने बात किया था कि इस मॉड्यूल में 4 भाग हैं और उन चारों भागों में जो द्वितीय भाग है आज हम उसको लेकर परिचर्चा करेंगे। कि हमने बात की थी कि प्रथम भाग में शिक्षण तकनीक, जो सामान्य शिक्षण तकनीक है उनका वर्णन किया गया है, साथ ही साथ भाषा और गणित, इन दोनों ही विषयों को लेकर के पूरी परिकल्पना इसमें प्रस्तुत की गई है। तो पहले हमने जिक्र किया था भाषा का, और भाषा में भी जैसा कि हिंदी भाषा को इसमें सम्मिलित किया गया है, परंतु हमारे विद्यालयों में इंग्लिश मीडियम स्कूल की संकल्पना भी अब लागू हो चुकी है और साथ ही साथ ये वीडियो UPS टीचर्स के लिए भी है। तो हम यहाँ भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही लेकर परिचर्चा करेंगे। तो कल हिंदी के बारे में हमने थोड़ा सा आपको परिचय दिया था कि भाषा क्या है, कि भाषा वह साधन है जो हमारे मन के विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करने में और दूसरों के मनोभावों और विचारों को हम तक प्रेषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अर्थात वह साधन है। तो यहाँ हमने बात की थी कि भाषा की रचना या उसका विकास होने से पहले कौन कौन से ऐसे चरण हैं जो इसके विकास के अंतिम छोर तक लेकर जाते हैं। तो इस क्रम में हमने बात की थी कि 3 ऐसे मेन कंपोनेंट हैं, 3 ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो किसी भी भाषा की संरचना या उसके निर्माण के लिए दायित्व निभाते हैं। उनमें पहला था अनुभूति। ये हमने कहा था कि सबसे पहले हम फील करना आरंभ करते हैं, वी जस्ट बिगिन टू फील एनीथिंग, कि जो कुछ भी हमें कहा जा रहा है या जिस प्रकार से हमारी तरफ देखा जा रहा है या जिस मनोभाव के द्वारा हमें स्पर्श किया जा रहा है, उन सब चीजों को हम सबसे पहले अनुभूत करते हैं। और जब हम किसी विचार को, किसी भावना को आत्मसात करते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो उसे फील करने के बाद हमारे माइंड में स्ट्राइक होते हैं व्यूज, विचार, थॉट्स, और उन विचारों के बनने के बाद हम उन विचारों पर चिंतन करते हैं। और जब हमारा ये चिंतन का चरण बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो उसी समाप्ति के चरण से अभिव्यक्ति का उद्भव होता है। सरल रूप में कहा जा सकता है कि भाषा सबसे पहले हमें भावना सिखाती है, भाव का प्रादुर्भाव करती है
और भाव उत्पन्न होने के बाद विचारों तक पहुंचते हैं, विचार उसे चिंतनशीलता की अवस्था तक लेकर जाते हैं और चिंतन करने के पश्चात हम अपने उन मनोभावों को जिस रूप में अभिव्यक्त करते हैं वही भाषा है। अब बात करते हैं भाषा के कितने पक्ष होते हैं। तो यहाँ देखा जाए टेक्निकली हम किसी भी चीज को अगर सीखते हैं तो सीखने से पहले हमें उस पूरी प्रक्रिया से अवगत होना होता है। यही भावना 100% भाषा के पक्ष पर भी लागू होती है कि भाषा के दो पक्ष होते हैं, यांत्रिक और भावात्मक या चिंतनात्मक। यांत्रिक से हमारा अभिप्राय है कि वो सारे टेक्निकल टर्म, वो सारे ग्रामेटिकल पार्ट जो हमारी लैंग्वेज को परिष्कृत, मॉडिफाइड, एक्यूरेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें हम यांत्रिक पक्ष के नाम से जानते हैं। इसमें सुनना, बोलना, साथ ही साथ वर्तनी की शुद्धता कि हम स्पेलिंग्स कैसे याद कर पा रहे हैं, साथ ही साथ शुद्ध उच्चारण कि जो शब्द हमने सुन लिया हम उसको कैसे उच्चारित करें, और उच्चारण के पश्चात अभिव्यक्ति कि हम उसको कैसे अभिव्यक्त करें, कौन कौन से ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा, अर्थात कि वाक्य की संरचना करने से पूर्व हमें कौन कौन से ग्रामेटिकल व्याकरण की कौन कौन से नियमों को ध्यान में रखना होगा, ये सब यांत्रिक पक्ष में आते हैं। और भावात्मक या चिंतनात्मक पक्ष, हम उस पक्ष को कह सकते हैं जिसमें हम उस पूरे ही प्रकरण को या एक शब्द को या शब्दों के समूह को या वाक्य को, अनुच्छेद को, किसी भी रूप में अगर भाषा का कोई भी रूप हमारे सामने आ रहा है तो उन सब को समझना और समझकर उन्हें अपने विचारों के रूप में प्रदर्शित कर पाना, अर्थात विचारों की गहराई तक जाना, भावों को उत्पन्न करना, भावों को प्रस्तुत करने की कला को विकसित करना, भाषा की कौशल को विकसित करना। तो ये पक्ष आता है हमारा भावात्मक या चिंतनात्मक या रचनात्मक पक्ष के रूप में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भाषा के विकास के जो चरण हैं वो 3 हैं, अभिव्यक्ति, विचार अथवा चिंतन और अनुभूति। इसके पश्चात हमने अभी भी बात की कि भाषा के 2 पक्ष होते हैं, यांत्रिक और रचनात्मक या भावात्मक या चिंतनात्मक। अब बात करते हैं कि जब भाषा के हमने पक्ष भी जान लिए, व्याकरण से जुड़ी हुई हम सारी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए उनको अनवरत सीख रहे हैं और साथ ही साथ रचनात्मक कौशल को भी विकसित करना चाह रहे हैं, तो अब हम भाषा की जो दक्षताएं हैं उनकी बात करें। तो एज वी ऑल नो द टर्म ऑफ सुगोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, कि 4 ये दक्षताएं हैं, 4 ये कौशल हैं भाषा के जो सभी में विकसित होना अत्यंत अनिवार्य है। अगर हम बात करें फाउंडेशनल लर्निंग की, आधारशिला मॉड्यूल की, तो उसमें ये पक्ष 4 रूप में सामने रखे गए हैं। उसमें सुनना और बोलना, इनको एक साथ, पढ़ना और लिखना एक अलग वर्ग में, और साथ ही साथ व्याकरण और संरचना ये तीसरा भाग, और चौथा भाग है कल्पना और सृजनशीलता। तो इस तरह से आधारशिला मॉड्यूल के आधार पर अगर हम देखें तो भाषा के कौशल को इन 4 भागों में रखा गया है। अब बात ये आती है कि भाषा की आवश्यकता क्यों। तो यहाँ हमने अभी एक दूसरे के समक्ष ये तथ्य रखा कि एक दूसरे के विचारों को जानने समझने के लिए भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि भाषा सिर्फ हमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ही नहीं सिखाती, वो और भी बहुत सारे आयाम हैं जिन पर कार्य करती है। जैसे कि उन आयामों में से हम बात करें, अनुमान लगाना, योजना बनाना, आकलन करना, और साथ ही साथ समष्टि अर्थात समीक्षा करना। उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए आपने किसी बच्चे से कहा, तुम्हारा घर विद्यालय से कितनी दूर है, या हमारे विद्यालय से बाजार कितनी दूर है। तो बच्चे अनुमान लगाकर बताएंगे कि लगभग इतना। तो इस प्रकार से भाषा अनुमान लगाना सिखाती है,
उसी प्रकार से दूसरा शब्द बोला था योजना, योजना बनाना, कि अगर मैं तुम्हें बाजार से कुछ सामान लाने के लिए कहूं तो तुम उस कार्य को कैसे करोगे। तो बच्चा पूरा योजना बनाता है और उस योजना के आधार पर कार्य करता है। इसके साथ ही साथ निष्कर्ष निकालना और समीक्षा करना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाषा सिर्फ हमें सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल को ही विकसित नहीं करती, अपितु बहुत सारे आयामों के बारे में भी वर्णन करती है। तो अब बात आती है कि भाषा को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हमें यूज करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।